नमस्कार, मैं मनु पवार। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आशंका जताई थी कि बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव में भी कहीं बीजेपी का अयोध्या जैसा हश्र न हो जाए। उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद तस्वीर कुछ वैसी ही नजर आई जो बात हम पिछले वीडियो में कह रहे थे। बीजेपी के उम्मीदवार और बद्रीनाथ क्षेत्र से विधायक रहे राजेंद्र सिंह भंडारी 5000 से ज्यादा वोटों से ये उपचुनाव हार गए हैं। इस सीट पर 2 साल में ही बीजेपी का जनाधार खिसक गया। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के नए नेवेले कैंडिडेट लखपत सिंह बुटोला ने विधायक रहे राजेंद्र सिंह भंडारी को पटखनी दे डाली। देश में हिंदुओं के जो 4 धाम हैं उनमें से एक बद्रीनाथ की बड़ी मान्यता है। बद्रीनाथ के नाम से यह विधानसभा सीट भी है, लेकिन यहां मिली चुनावी हार ने बीजेपी में खलबली मचा दी है। वो इसलिए क्योंकि हाल के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में भी बीजेपी की हार की चर्चाएं अभी तक थमी नहीं हैं। तो आखिर बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी कैसे चुनाव हार गई, इसकी क्या बड़ी वजहें रहीं? क्या लोकसभा चुनाव के दौरान विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने और फिर बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव थोप देने से बहुत लोग गुस्सा थे? क्या बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान को अमल में लाने के लिए बड़े पैमाने पर जो तोड़फोड़ की गई है, स्थानीय लोगों के हक हकूकों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या इस उपचुनाव में लोगों ने बीजेपी पर उसका गुस्सा उतारा? क्या जोशीमठ वाले फैक्टर ने कहीं कोई असर डाला? ऐसे तमाम मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं इतिहासकार और करीब 22-23 साल तक चमोली इलाके का चप्पा चप्पा छानने वाले डॉक्टर योगेश धस्माना, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ दिन पहले ही बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर नतीजों को लेकर बहुत साफ संकेत दे दिए थे। तो डॉक्टर योगेश धस्माना, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। नहीं, आपका मनु जी, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आज अवसर दिया। सर, बद्रीनाथ उपचुनाव का जो नतीजा आया है, क्या उसे ऐसे माने कि कांग्रेस ने राजेंद्र भंडारी से हिसाब चुकता कर दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो है वो एंड टाइम पे दगा देकर भाग गए थे बीजेपी में? जी जी, ये मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने चुकता किया हो न किया हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आने के बाद राजेंद्र भंडारी का जो विरोध था वो केवल कांग्रेस के अंदर नहीं था, बीजेपी का जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता था, और मैंने लिखा भी है, शायद आपको पता होगा, कि उन कार्यकर्ताओं के अंदर बड़ा रोष था, क्योंकि इस तरह के पलटी उन्होंने कई बार मारी। उस पलटी मारने से और झूठ के सहारे कब तक आदमी चलता। तो राजेंद्र भंडारी जरूर, इसमें दो राय नहीं कि उनका एक अपना बहुत जबरदस्त वोट बैंक रहा, लेकिन उस वोट बैंक के साथ साथ अब जो परिस्थितियां हो गई थी, छोटा चुनाव था, लोकसभा का बहुत बड़ा था, बद्रीनाथ में विस्थापन को लेकर जो समस्याएं थी, जोशीमठ के विस्थापन को लेकर जो समस्या थी, और इससे बड़ी जो पिछले करीब करीब 3 दशक से चमोली में 72 गांव विस्थापित होने हैं, उन लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। इसका आक्रोश इस बार के चुनाव में जनता ने वोट के माध्यम से दे दिया है। तो शायद बीजेपी को भी इसका अंदाजा रहा होगा कि राजू भंडारी के खिलाफ नाराजगी, इसलिए जो है सीएम धामी साहब जब रैली करने आए थे गोपेश्वर में या कहीं आसपास आखिरी दौर में, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि बाकी सब जाओ भूल और याद रखो केवल कमल का फूल। तो लेकिन वोटरों ने क्या किया कि बीजेपी के चुनाव को निशान को याद नहीं रखा, भूल गए, और राजू भंडारी की जो है खैर नहीं। तो मतलब बीजेपी को एहसास था इस बात का? बिल्कुल एहसास था मनु जी। अगर आप याद करेंगे कि जो पिछला हिमाचल में भी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, और जयराम ठाकुर ने आखिरी बार मतदान से एक दिन पहले वोट कहना पड़ा कि आप सब कुछ भूल जाइए, केवल मोदी का नाम, चुनाव चिन्ह भी नहीं, मोदी को याद रखिए, मोदी का चेहरा याद रखिए। तो निश्चित रूप से जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आप जानते हैं कि उसके कई समीकरण होते हैं और कई विचारधाराएं, लेकिन लोगों का तब भी मानना था, और मेरा यह बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि पहले दिन से ही राजू भंडारी जी का जिस तरीके से लोगों ने विरोध किया, बीजेपी के अंदर भी, और ये बीजेपी पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता कि
मंगलौर पे भी जिस तरीके से उन्होंने एक भारी प्रत्याशी को विधानसभा का टिकट दिया, उससे लगता था कि ये पार्टी अपनी जागीर समझ रही है उत्तराखंड को। मेरी अभी चमोली में कुछ लोगों से बातचीत हो रही है, बीजेपी के लोगों से भी, और नाम न लेने की शर्त पे उन्होंने बताया कि राजू भंडारी की जगह अगर बीजेपी किसी सामान्य आदमी को भी टिकट दे दी तो वो चुनाव जीत जाता। ये एक बहुत बड़ा सवाल बीजेपी के अंदर से निकल के आया है। तो मतलब जो कांग्रेस मूल का प्रत्याशी था वो बीजेपी को भारी पड़ गया, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, वो भारी पड़ गया। और देखिए, मैं कहता हूं कि मैं राजू भंडारी जी की भी राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। पूरे 2 दशक तक मैंने उन्हें छात्र नेता के रूप में देखा, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में देखा। उनका एक छत्र था और कह सकते हैं कि वो चमोली के दृष्टि से तो वो बहुत बाहुबली प्रत्याशी के रूप में गिने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे करके उनका जो कैडर था अपना, ये आज की बात नहीं, केवल आज चुनाव, धीरे धीरे करके उनका कैडर उनसे खिसकने लगा था। और अगर आपने देखा होगा, लोग उनकी सभाओं से चले जाते थे बहुत जल्दी, और लोगों ने विरोध अंत तक जारी रखा उनका पार्टी बदलने को लेकर। तो ये दोनों तरफ का आक्रोश था। बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता मन से नहीं जोड़ पाए, वोट कम हुआ। मैंने ये भी लिखा था कि जिस किस्म की परिस्थितियां हैं, आपदा का दौर है, मतदाताओं में रुझान नहीं है किसी के प्रति, किसी दल के प्रति विश्वास नहीं था उनका, तो इसके कारण भी मतदान 50% से नीचे गया। तो मैं समझता हूं कि अगर मतदान ज्यादा होता तो ये जीत का अंतर भी ज्यादा हो सकता था। और एक बात मनोज जी मैं और स्पष्ट कर दूं, आप दिल्ली में बैठ के इन चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं, कि भाजपा का इस समय जो नेटवर्क है, जो स्थानीय कार्यकर्ता, उसका नाराजगी का एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि जब से इनका जो आईटी सेल है, और आईटी सेल ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर अपने पेड कार्यकर्ताओं के जरिए उनका आकलन करवाना, उनका प्रचार प्रसार करवाना, इससे जो जमीन का जो कार्यकर्ता था वो बड़ा रुष्ट था कि जब 2 पैसे कमाने की बात आती है, जब कुछ काम मिलने की बातें आती है, तो ये जो दिल्ली का आईटी सेल है, इसके रिकमेंडेशन पे काम हो रहे थे। और जैसे मैंने कहा कि बद्रीनाथ से लेकर और ये हाईवे से लेकर लोग इतने आक्रोशित थे सरकार से। वो अंकिता भंडारी का मामला भी था, पेपर लीक का मामला है, और इस तरह के जूझते जो जनता जूझ रही थी, ये एक छोटे चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छे संगठन तरीके से काम किया। पहली बार से लोकसभा में कांग्रेस नहीं जुड़ पाई थी, एक बहुत बड़ा 14 विधानसभाओं का क्षेत्र था, लेकिन इसमें पहले दिन से ही प्रत्याशी घोषित होने से यह फायदा मिला कि वो गांव तक अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। डॉक्टर योगेश जफाना, आपने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखी, मैं उसको कोट कर रहा हूं कि जिस तरह अयोध्या नगरी को तोड़कर गरीबों के मुख से उनका निवाला छीना गया है, उसी तरह बद्रीनाथ धाम को पर्यटकों की सैरगाह बनाने के लिए उजाड़ दिया गया है। उनके हक हकूक को और इस धाम की धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध किसी भी सैरगाह बनाने के विरुद्ध जनता विधानसभा के उपचुनाव में इसका माकूल जवाब देने जा रही है। तो सर, बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है, तो वहां बीजेपी हार गई, तो आपने जो लिखा, जो मैंडेट आया, उसका बद्रीनाथ धाम से क्या कनेक्शन है, हो सकता है थोड़ा विस्तार से समझाइए सर। देखिए, बद्रीनाथ धाम में आज से नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, ये बीजेपी के टाइम से शुरुआत हुई है। इस धाम को या केदारनाथ को जिस तरीके से इन्होंने शहर बनाने की कोशिश की है, नगर पंचायत का दर्जा दे दिया है, और जो स्थानीय हक हकूकधारी थे, जिस तरीके से उनके मकानों को तोड़ा गया, और जो बाहर से आयातित पार्टियां थी, उन लोगों को वहां पे बसाने का काम शुरू किया गया, इससे स्थानीय जनमानस तो नाराज था ही। लोगों को अब यह लगने लगा है कि वास्तव में जो शंकराचार्य जी की भी एक व्यवस्था है, धीरे धीरे करके जो लोगों के स्थानीय हक थे, मंदिर में पूजा से लेकर, आप सोचिए कि जनजाति वालों तक का एक हक होता है कि जिस तरीके से वो माला बनाते हैं, जिस तरीके से वो धृत कमल का कंबल तैयार करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये एक आर्थिकी की भी हमारे बद्रीनाथ के और उसके आसपास, क्योंकि जोशीमठ का और जो चमोली का हिस्सा है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में, मैं तो बद्रीनाथ ही नहीं कहूंगा, हेमकुंड भी कहूंगा, कि इससे लोगों की जो आर्थिकी की जुड़ी रही हमारी, वो सब लोग इस बात को लेकर अब चिंतित थे। जिस तरीके से ये राजमार्ग भी बने, और राजमार्ग में जो हमारे छोटे मोटे काम करने वाले लोग थे, और मुझे तो लगता है कि ये जो बद्रीनाथ ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक जो सड़कों के किनारे हमारे स्थानीय लोग अपने उत्पादों को लेकर बैठते थे,
आने वाले समय में भी इसके जगह बहुत बड़े मॉल दिखाई देंगे, बहुत बड़े पूंजीपतियों के अपने ठेके दिखाई देंगे, काउंटर दिखाई देंगे। तो ये इस चीज से भी लोग बड़े आहत थे कि अब बद्रीनाथ में जिस तरीके से उन्होंने सौंदर्यकरण होना चाहिए, इसमें किसी की आपत्ति नहीं थी, लेकिन वही था कि जोशीमठ और उसके जो 72 गांव है पूरे इलाके में, इन पिछले 3 दशक से विस्थापन की राह देख रहे हैं। तो ये आक्रोश केवल एक दिन का नहीं है, धीरे धीरे आक्रोश बढ़ रहा था और जिसका ये परिणाम इस समय दिखाई दिया। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम का जो मास्टर प्लान है उसके नाम पे जो उजाड़ दिया गया, जो तोड़फोड़ हुई और जो लोगों के हकूक पर जो है खतरा पैदा हुआ, तो इसका मतलब ये जो नतीजों में कहीं दिखा है, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं आप, ऐसा ऐसा कह रहे हैं ये आप? बिल्कुल जो पहले उम्मीद थी कि जोशीमठ से जो 3 विकास खंड बद्रीनाथ विधानसभा में थे, जोशीमठ का हो गया, दसूली हो गया और राजू भंडारी का जो पैतृक विकास खंड है पोखरी। तो आप ये सोचे कि पहले जो जिस तरह की काउंटिंग हुई और करीब 2,500 वोट से, जबकि लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी और राजू भंडारी इसमें सबसे ज्यादा लीड लेंगे, क्योंकि जिस सनातन की और जिस मंदिर की बात ये करते हैं उसको विश्वास में लेके इनका विश्वास था कि हम करीब इतने, लेकिन ठीक उल्टा हुआ। ये कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके संगठन की एक बहुत बड़ी जीत है कि तीनों विकास खंड में, और यहां तक कि जो पोस्टल बैलेट भी आए हैं उसमें भी जो मुझे प्राप्त जानकारी अभी तक मिली है, उस आधार पर भी कांग्रेस ने उसमें लीड बनाई है। तो ये बहुत स्पष्ट था कि जोशीमठ के जब काउंटिंग शुरू हुई, और ताज्जुब की बात यह है कि जो महिलाओं का और ग्रामीण का एक नेटवर्क बीजेपी का माना जाता है, ये सारे जो पूर्व उनके आकलन थे, विश्वास था, जो घमंड था, अहंकार था कि हम किसी को भी प्रत्याशी उतार देंगे और वो मोदी जी के नाम पे वोट देगा या बीजेपी के नाम पे वोट देगा या कमल के नाम पे वोट देगा, ऐसा नहीं हुआ। ये उत्तराखंड की जनता ने दिखा दिया। डॉक्टर साहब 2022 में जो 2 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी 30,000 से ज्यादा वोट ले गई थी। महेंद्र भट्ट उस समय उनके कैंडिडेट थे। तो हाँ, इस बार तो बीजेपी उतने वोट भी नहीं ला पाई, तो क्या बीजेपी वाले खुद ही वोट देने नहीं निकल पाए, बीजेपी या आरएसएस वाले, क्या ऐसा हुआ होगा? मैंने आपको बताया कि जो केंद्र का आईटी सेल है, और अगर आप याद कीजिए कि नड्डा जी ने एक बार, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बात की थी तब, कि अब हमें आप आरएसएस कैडर की जरूरत नहीं है, कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। ये बहुत सोचा समझा बयान था उनका। जब से आईटी सेल प्रभावशाली बना, जो आरएसएस का ग्राउंड वर्कर है, बीजेपी का जो नमक रोटी और लेकर काम करने वाला कार्यकर्ता था, उसको लगातार साइड लाइन किया जा रहा है, उसकी बात अनसुनी की जा रही है, और ये नतीजा ये सामने आया था। तो ये जाहिर है कि अगर इस तरह की बातें नहीं होती तो आरएसएस का, ऐसी बात नहीं, आरएसएस का कैडर आज भी चमोली में बहुत मजबूत है, और कहीं ना कहीं वो भले स्पष्ट न हो पाए, लेकिन जिस समय राजू भंडारी को दल में लिया गया, बीजेपी में लिया गया, दिल्ली में जाके उनको पार्टी ज्वाइन कराया गया, प्रदेश के अध्यक्ष जो हमारे महेंद्र भट्ट है, उनको भी ये खबर नहीं लगी, दिल्ली समाचार पत्रों से पता चली, टीवी से पता चला कि राजू भंडारी को प्रवेश दिलाए। तो बीजेपी के जो संगठन जो खड़े दिखाई भी दे रहे थे, वो बहुत मन से नहीं थे, बहुत काम के लिए, और वोट देने तो नहीं निकले। आप 50% वोट आप देखिए, कम हुआ उससे भी, तो ये जाहिर है कि वो कार्यकर्ता बाहर आए ही नहीं। तो बीजेपी के वर्ग ने और उनके कार्यकर्ताओं ने भी इसमें बहुत ज्यादा उत्साह दिखाया नहीं, और परिणाम आप सबके सामने आया। डॉक्टर दसवां, आप करीब 22-23 साल चमोली जिले के गांव-गांव घूमे हैं, वहां के समाज जीवन और वहां की राजनीति को बहुत करीब से आप देखते समझते रहे हैं। तो बद्रीनाथ सीट पर जो हार है, वो क्या बीजेपी की हार है या राजेंद्र भंडारी की हार है? राजेंद्र भंडारी पिछली बार 32,000 से ज्यादा वोट ले गए थे, इस बार तो उनका जनाधार ही खिसक गया है। देखिए, बीजेपी के तो वो अहम की हार मानता हूं मैं, अहम था बीजेपी को, घमंड था। और राजू भंडारी को इसलिए मानते हैं कि राजू भंडारी निश्चित रूप से उनकी जड़ें बहुत मजबूत थी, लेकिन बार बार जो उन्होंने दल बदल किया, उससे उनकी विश्वसनीयता बहुत खत्म होती रही। वो अपने पार्टी के बहुत नजदीक जो कार्यकर्ता थे उनको भी खोते रहे, और उनसे जब मेरी बातचीत होती थी तो वो लगातार इस चुनाव में यही कहते थे कि ये इस समय सबक सिखाने का बहुत अच्छा अवसर है। तो मैं सोचता हूं कि ये पार्टी के संगठन की हार भले बाहर दिखाई देती हो, लेकिन ये बीजेपी के अहम की ज्यादा हार है।
और इसीलिए देखा आप कि लोकसभा में या पिछले महेंद्र भट्ट के टाइम पे भी लोगों ने पार्टी को कल मिला के कह सकता कि भारी मत से जिताया, आंकड़े सबके सामने स्थापित है। और ये एक अहम की हार मानता हूं मैं इसे। और दूसरा, राजू भंडारी ने जो बार बार दल बदल किया, उससे जो उनकी जन विश्वसनीयता कम हुई, ये उनकी हार में इसको इस रूप में देखता हूं। जी। डॉक्टर दसवाना, लेकिन हम इसे ऐसा क्यों ना कहें कि बद्रीनाथ की जो जनता है, जो वोटर हैं, उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा जताया, क्योंकि 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वोट कांग्रेस को पड़े थे। इस बार लखपत सिंह बुटोला कांग्रेस के उम्मीदवार बने तो जीत उनकी हो गई। तो ये भी तो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने सीट अपने पास रखी है। हाँ, बिल्कुल ये भी आ सकता है कि कांग्रेस ने सीट अपने पास रखी। और दूसरी बात यह है कि जो पिछले, जब से बीजेपी की सरकार, ये जो तीसरी बार का टर्म मिला है, बीजेपी की सरकार निरंतर जो वादे कर रही है, देखिए जो सबसे बड़ी बात है, युवाओं को लगातार जो परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, कोई रिजल्ट मिल नहीं पा रहा है, बच्चे बेरोजगार हैं। दूसरी तरफ मैंने विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या थी चमोली जनपद के लिए, न जोशीमठ का सवाल अभी तक हल हो पाया, और उससे बड़े 72 गांव जो पिछले 3 दशक से जूझ रहे हैं, उनका नहीं हो पाया। बद्रीनाथ में हक हकूकधारियों की जो एक समस्या बनी हुई है, कि वो लोग, उनके जो अपने साधन थे, ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि विकास के लिए निर्माण कार्य न हो, लेकिन सवाल यह है कि आपने इस यात्रा में भी देखा, अभी सरकार भीड़ को अपनी एक उपलब्धि मानने की, अपने 30 लाख बद्रीनाथ पहुंचा दिए, केदारनाथ पहुंचा दिए, लेकिन उस भीड़ के नाम पर जो अव्यवस्थाएं हुई, उससे पूरी तरह से, मैं आपको बताऊं, शायद आपके संज्ञान में ना हो, मैं कुछ समय पहले रुद्रप्रयाग की तरफ गया, तो जब यात्रा शुरू हुई थी, तो जो लोग चले गए रुद्रप्रयाग तक, सोनप्रयाग तक पहुंच गए, वो रात, होटल तो रात दूर, वो खेतों में उन्होंने समय बिताया। वो तो अच्छा हुआ उन दिनों बारिश नहीं, तो वो खेतों में, तब लोगों ने अपने कंबल दिए, किसी ने चादर दी, तो उन्होंने 2-2, 3-3 दिन खेतों में बिताई और खेतों में सो। ये चीज अखबार वालों ने, मीडिया के कई ये संज्ञान में नहीं आया। तो मैंने जो हालात देखे, वो अब धीरे धीरे लोगों को लग ये रहा था कि बीजेपी अपने छद्मनारों से कहीं जनता को लुभा तो रही है, लेकिन अब जनता धीरे धीरे करके समझ रही थी कि ये नारे केवल नारे ही हैं, ये इनकी इच्छा शक्ति इसके पीछे नहीं दिखाई देती। तो ये कारण रहा। तो आखिरी 2 सवाल हैं मेरे, दसवां साहब, छोटे छोटे सवाल हैं। राजू भंडारी अपनी ही सीट नहीं बचा पाए, आगे क्या देखते हैं, उनका स्पेस क्या देखते हैं? क्या वो बीजेपी में बने रहेंगे या क्या स्थिति रहेगी उनकी? फिर क्या उनकी पोजीशन कमजोर हुई है? क्या जो नए नवेले सांसद साहब हैं, वो प्रभारी भी थे, उनकी पोजीशन में कुछ डेंट पड़ेगा? या धामी साहब जो सीएम थे, जिनके लीडरशिप में ये इलेक्शन लड़ा गया, इस चुनाव से, इस उपचुनाव से क्या फर्क पड़ा? देखिए, बीजेपी ने तो शुरू में ही कह दिया था कि आप चमोली में विधायक नहीं चुन रहे हैं, एक मंत्री को चुनने जा रहे हैं। और यही बात राजनाथ सिंह ने लोकसभा चुनाव में कही कि आप बलूनी जी को एक सांसद नहीं चुन रहे हैं, भावी मंत्री चुन रहे हैं। तो केंद्र की तो जो परिस्थितियां बनी है, फिलहाल उनका मंत्री बनना नामुमकिन है। अब रही बात उत्तराखंड की, उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश में भी प्रयोग होगा, और निश्चित रूप से अभी संगठन में तो बदलाव आएगा ही, लेकिन 1 साल के अंतर्गत आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री भी बदले जाएंगे। हो सकता है कोई SC ST का प्रत्याशी चुनाव से कुछ समय पूर्व विधानसभा के, उसको बीजेपी, क्योंकि बीजेपी एक प्रयोग धर्मी पार्टी है, बीजेपी को इस समय अपने यस मैन चाहिए, हर एक को चाहिए होता है जो उसका यस मैन हो। तो धामी जी की कुर्सी के लिए भी संकट है। और जहां तक राजू भंडारी की बात है, राजू भंडारी की विवशता है कि वो बीजेपी में बने रहे, कि उनकी जिला पंचायत को लेकर, उनकी पत्नी पे लेकर जिस तरीके के निर्माण कार्यों को ले आरोप लगे और उनको पद से हटाया भी गया, उस मजबूरी के चलते ईडी और सीबीआई के भय से उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। तो जब तक ये केस कहीं से समाप्त नहीं हो जाता है, फाइलें बंद नहीं हो जाती, तब तक राजू भंडारी का कहीं जाने का भी सवाल नहीं उठता। ये मैं, इसका मेरा आकलन है अपना, इस तरह मैं मानता हूं। आखिरी सवाल डॉक्टर दसवाना, अयोध्या की हार पर बीजेपी की बड़ी किरकिरी हो रही है लोकसभा चुनाव के बाद, और बीजेपी बड़ी सख्ते में है उसके बाद से। बद्रीनाथ जो है 4 धाम में से एक देश के, उसके नाम पे जो सीट है, वहां भी बीजेपी हार जाती है, क्या मैसेज?
बिल्कुल ये बहुत बड़ा मैसेज, क्योंकि जब ये केदारनाथ हारे थे और केदारनाथ जिस तरीके से सीट खाली हो गई है, वहां पे भी चुनाव है। और आप मनु जी आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटों जीतने के बाद भी बीजेपी ने उत्तराखंड में अपने नेताओं से कहा था कि उनके जीत का जो अंतर, और खासकर शहरी क्षेत्र में जो मतदाता कम हुए हैं बीजेपी के, उन मतदाताओं को लेकर मोदी जी और मोदी की सरकार ने उत्तराखंड के पार्टी और उसके संगठन को सतर्क किया था। ऐसी बात नहीं, बीजेपी की एक खासियत तो है कि बीजेपी अपनी हार जीत का मूल्यांकन बहुत अच्छी तरीके से करती है। और बद्रीनाथ की हार निश्चित रूप से अयोध्या की बड़ी बात जीत के बाद ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सबक है। चूंकि आने वाले कुछ महीनों में बरसात के बाद अब हमारे केदारनाथ का भी चुनाव होगा, और जिस तरीके से कांग्रेस को ये ऊर्जा मिली है इस जीत से, इन दोनों जीतों से उत्तराखंड में, और कहीं ना कहीं कांग्रेस, अभी भी मैं मानता हूं कि कांग्रेस संगठन के स्तर पर बहुत मजबूत नहीं है बीजेपी के समकक्ष, लेकिन शायद ये जीत इस तरह की ऊर्जा भरे, और आगे में केदारनाथ चुनाव में अगर इस तरह का एका देखने को मिले और वो प्रत्याशी समय पे अगर अपना घोषित कर पाए, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि केदारनाथ में भी परिणाम कुछ इसी तरह के आ सकते हैं। तो डॉक्टर योगेश धस्माना, बद्रीनाथ उपचुनाव के बहाने आपने जो है कई अहम बिंदुओं के इशारा किया, और उत्तराखंड की राजनीति की जो भविष्य की तस्वीर हो सकती है उसकी तरफ भी आपने संकेत दिए हैं। आपने समय निकाला, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर योगेश धस्माना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद।